वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 12 है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये एक डायग्राम दिया गया है और 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3। आपको जो गलत स्टेटमेंट है वो चूज करना है। पहले डायग्राम देखो, सबसे छोटी चीज क्या है? यहां देखो, सबसे छोटी चीज है पॉपुलेशन, यानी हम लोग, आप लोग, है ना, चाहे एनिमल्स वगैरह। इसके बाद आती है हमारी कम्युनिटी और सबसे बड़ा जो है इकोसिस्टम। तो हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी और पॉपुलेशन किसके अंदर आते हैं? इकोसिस्टम। पॉपुलेशन किसके अंदर आती है? कम्युनिटी के अंदर। तो यानी कि सबसे छोटा हो गया हमारा पॉपुलेशन, उसके बाद हो गया कम्युनिटी और उसके बाद हो गया इकोसिस्टम। इस चीज को यहां से समझो। मैं आपसे कहूं भारत का ये जो मैप है ये हमारे अंदर है या हम भारत के अंदर है, तो आप कहोगे सर भारत देश तो बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं, हम इसके अंदर है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ कम्युनिटी इज लार्जर देन ए पॉपुलेशन। कम्युनिटी है पॉपुलेशन से बड़ी। ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। तो ये कह रहा है सही नहीं बताना, गलत बताना। अ कम्युनिटी इज स्मॉलर देन एन इकोसिस्टम। ये देख लो, इकोसिस्टम सबसे बड़ा वाला सर्कल है और कम्युनिटी ये रहा उससे छोटा वाला। तो ये कह रहा है कम्युनिटी जो है छोटी है इकोसिस्टम से। ये भी सही है, ठीक है, लेकिन हमें बताना है कौन सा रॉन्ग है। तीसरा कह रहा है एन इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। ये कह रहा है जो भाई साहब इकोसिस्टम है, यानी कि ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो इस छोटे वाले का पार्ट है। ना 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 ना, हाँ ये कह सकते थे कि जो कम्युनिटी है इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो कह सकते, यानी कि ये वाला है। तो राइट आंसर इसमें होगा हमारा थर्ड, क्योंकि उसने हमसे कहा है जो रॉन्ग ऑप्शन है वो चूज करना है, तो ये है थर्ड। अब पॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी। अभी हमने देखा काफी सारी पॉपुलेशन होगी, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो। इफ ऑल डिकम्पोजर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड अकर? अगर ये कह रहा है फॉरेस्ट से सारे के सारे डीकम्पोजर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले डीकम्पोजर्स का मतलब समझो। डीकम्पोजर्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट, मशरूम, बैक्टीरिया, जो सड़े हुए, जैसे मान के चलो कोई स्क्वेरल, कोई गिलहरी मर गई, ठीक है, तो उसको कौवे वगैरह नोच के ले जाएंगे मांस वगैरह को, लेकिन जब वो सड़ने लगेगा तो उसको पूरी तरह से मिट्टी में कौन मिलाएगा? वो काम है डीकम्पोजर्स का, यानी कि एक तरह से साफ सफाई कर देते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी बॉडी में उसको वापस से किस में मिला देते हैं? सॉइल में मिला देते हैं, जिससे उस पर कोई पौधा उगेगा, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट उसमें चले जाएंगे। यहाँ पे देखो, कोई मान के चलो कोई पिग वगैरह मरा था और बाद में चल के उसकी बॉडी को पूरी तरह से किस में मिला दिया? मिट्टी में मिला दिया, यानी कि जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट थे वो बेकार नहीं गए, वो मिट्टी में मिल गए। तो अगर डीकम्पोजर्स को हटा दिया जाएगा तो हर जगह भाई साहब बहुत बदबू आएगी। सर बदबू क्यों आएगी? क्योंकि आपको पता है अगर कोई जानवर मर जाता है और अगर उसकी बॉडी डीकम्पोज ना हो, सड़ती रहे, तो उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आती है, गंदगी फैलेगी और जो न्यूट्रिएंट थे उसकी बॉडी में वो मिट्टी में नहीं जाएंगे, यानी कि मिट्टी भी फर्टाइल नहीं बनेगी। इसको मैंने यहां ऐसे समझाया है, जब भी कोई भी आप खाना खाते हो, जैसे सेब है, क्या सेब वो पूरा का पूरा आपके मुंह में चला जाता है? नहीं ना, आपके जो दांत हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे वो अंदर जाके डाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो बस आंसर में आपको ये लिखना है क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड अक्यूमुलेट। जो डेड प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका वो इकट्ठे होने लगेंगे क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं हो पा रहे। न्यूट्रिएंट्स वुड नॉट रिटर्न टू द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में से सॉइल में मिल जाते थे डिकम्पोजर्स की वजह से, वो भी नहीं मिलेंगे। अब ये असेंशियल क्यों है? डिकम्पोजर्स आर असेंशियल मतलब जरूरी है बिकॉज दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारे दांत करते हैं ना, बड़े से फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ऐसे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल वन में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, सेल्वम फ्रॉम कडलोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु शेयर दैट हिज विलेज वाज लेस अफेक्टेड बाय 2004 सुनामी कंपेयर टू नियर बाय विलेजेस। सेल्वम जो है तमिलनाडु से, उसने ये कहा कि हमारे गांव में जब सुनामी आई तो हमारे गांव में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना आसपास के गांवों में हुआ,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। उसने कहा कि हमारे गांव में क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। दिस सरप्राइज सरिता, शबनम एंड सीजो। दे वंडर्ड इफ मैंग्रोव प्रोटेक्टिंग द विलेज। तो इससे जो दूसरे बच्चे हैं, सरिता है, शबनम है और सीजो है, वो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि भैया ऐसे कैसे हो गया, तुम बता रहे हो कि तुम्हारे गांव में बहुत कम तबाही आई। तो दे वंडर्ड इफ मैंग्रोव्स वर प्रोटेक्टिंग द विलेज। उनको आश्चर्य इस बात से हो रहा कि मैंग्रोव ट्रीज ने तुम्हारे गांव को कैसे बचा लिया। कैन यू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले सुनामी समझो चिल्ड्रन। जब सुनामी आती है इस तरह से, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, देख रहे हो पूरा का पूरा गांव तबाह कर दिया, कोई घर नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो फ्लो होता है पानी का वो इतनी तेज आता है कि उसके सामने जो भी चीज आती है वो सब नष्ट कर देता है। लेकिन मैंग्रोव ट्रीज कैसे होते हैं? ये है मैंग्रोव का एक पेड़। इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा मोटी होती है और आपस में इस तरह से बिखरी हुई होती है। अब आप समझो पानी आएगा तो उन जड़ों की वजह से क्या होगा, उसका जो फ्लो है वो धीमा पड़ जाएगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, मिट्टी को बहने नहीं देती, यानी सॉइल इरोजन नहीं होने। तो यानी एक तो उन्होंने फ्लो को कम कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा है, किसी के गोली लगी और उसने वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट ने क्या किया, जो गोली की जो रफ्तार थी, वो जो उसकी वेलोसिटी थी, उसको बहुत कम कर दिया, तो ना के बराबर चोट लगी सामने वाले को। सेम काम इन जड़ों ने किया, इन पेड़ों ने किया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? यस, मैंग्रोव्स एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। वो नेचुरली बैरियर की तरह से काम करते हैं। देयर थिक रूट्स एंड डेंस ट्रीज स्लो डाउन स्ट्रॉन्ग वेव्स। वो जो सुनामी की बहुत तेज लहरें आती हैं उसको वो क्या कर देती हैं, स्लो डाउन कर देती हैं, धीरे कर देती हैं। रिड्यूस फ्लडिंग, जिसकी वजह से जो बाढ़ है वो कम आती है। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल को भी इरोड होने से वो बचाते हैं। लुक एट दिस फूड चेन को देखो। सबसे पहले इन्होंने दिखा रखा है घास। घास को खा लिया ग्रास होपर ने, ठीक है जी। ग्रास होपर को खा लिया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, ठीक है जी, मान लिया। इफ फ्रॉग डिसअपियर फ्रॉम दिस इकोसिस्टम, ये कह रहा है इसमें से अगर हम फ्रॉग को हटा दें, व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर एंड स्नेक्स। तो भैया ग्रास होपर के तो मजे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रास होपर को खा जाता था फ्रॉग, तो ग्रास होपर की तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ गई, इनके तो मजे आ गए कि हमें खाने वाला कोई नहीं है। लेकिन स्नेक के लिए दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्नेक का खाना क्या है, फ्रॉग। अब फ्रॉग होंगे ही नहीं तो स्नेक की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो फ्रॉग के हट जाने से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर विल इंक्रीज। ग्रास हॉपर के मजे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको जो खाने वाला है वो रहा ही नहीं फ्रॉग, बिकॉज दे विल नो लॉन्गर बी ईटन बाई फ्रॉग्स, क्योंकि फ्रॉग्स अब उनको खाएंगे ही नहीं, क्योंकि फ्रॉग्स है ही नहीं। लेकिन दिक्कत आ जाएगी स्नेक के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ स्नेक विल डिक्रीज। स्नेक की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ देयर फूड, क्योंकि उनका फूड यानी कि जो फ्रॉग्स थे वो है ही नहीं। इन अ स्कूल गार्डन स्टूडेंट्स नोटिस फ्यूअर बटरफ्लाइज द प्रीवियस सीजन। बच्चों ने स्कूल के सीजन में इस बार ये देखा कि हमारे गार्डन में पहले तो खूब बटरफ्लाइज आती थी, लेकिन यार इस बार जो बटरफ्लाइज आई हैं वो बहुत कम है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? क्या क्या रीजन हो सकते हैं भाई? रीजन ये हो सकते हैं, नंबर वन, ड्यू टू लेस फ्लावरिंग प्लांट। हो सकता है इस साल गार्डन में जो फ्लावर हो वो कम हो। नंबर टू, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हो सकता है केमिकल्स का ज्यादा यूज किया गया हो जिसकी वजह से पेस्टिसाइड ना आ रहे हो। और तीसरी वजह से जो पॉल्यूशन है, जो कि आजकल आप देख रहे हो कितना बढ़ रहा है, उसकी वजह से। अब क्वेश्चन ये और पूछ रहा है क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे ज्यादा बटरफ्लाइज आ जाएं अगले सीजन में। ये दो स्टेप ले सकते हैं। नंबर वन, प्लांट मोर कलरफुल नेक्टर रिच फ्लावर्स दैट अट्रैक्ट बटरफ्लाइज। इस तरह के फ्लावर्स को ज्यादा लगाओ जिनपे नेक्टर निकलता है, वो रस पीने आती है ना, और कलरफुल जो फ्लावर है जो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। अवॉइड यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड इन द गार्डन। और गार्डन में भैया नेचुरल मैन्योर का यूज करो, मतलब केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज मत करो। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it not possible to have an ecosystem with only producers and no consumers or decomposers? जिस बच्चे ने क्वेश्चन समझ लिया आंसर समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कोई भी इकोसिस्टम पॉसिबल क्यों नहीं है अगर केवल उसमें प्रोड्यूसर्स हो, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ना हो। सबसे पहले प्रोड्यूसर समझो। प्रोड्यूसर्स केवल ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है, यानी कि ये प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद बना सकता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कंज्यूमर कौन है? मैं, आप, जो कोई भी जानवर है, ये कंज्यूमर है। और डिकम्पोजर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, वर्म्स हैं,
है ना, जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट को और एनिमल को, न्यूट्रिएंट को मिला देते हैं मिट्टी में। अब ये कह रहा है कि अगर इस सिस्टम में केवल प्रोड्यूसर यानी पौधे ही पौधे रहें, ग्रीन प्लांट्स रहें, तो इकोसिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इकोसिस्टम की डेफिनेशन ये है, इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। सर फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब जैसे पेड़ है, पेड़ पे एक लीफ लगी, लीफ को खा लिया ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक सॉरी ग्रास ओपर को खा लिया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, यानी कि जो एनर्जी है वो फ्लो चल रही है। लेकिन जब प्रोड्यूसर्स ही रहेंगे, केवल प्लांट्स ही रहेंगे, कंज्यूमर नहीं होंगे, डिकम्पोजर नहीं होंगे, तो फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा, इसलिए इकोसिस्टम भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एन इकोसिस्टम विद ओनली प्रोड्यूसर्स बिकॉज कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो नीडेड टू मेंटेन द बैलेंस। क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए हमको कंज्यूमर्स की भी जरूरत है और डिकम्पोजर्स की जरूरत है इन द इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम बिना कंज्यूमर्स के और बिना डिकम्पोजर्स के हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ये कह रहा है ऑब्जर्व टू डिफरेंट प्लेसेस नियर योर होम और स्कूल, जैसे कि कोई पार्क हो गया या रोड साइड हो गया, ठीक है। लिस्ट अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स। देखो तो पार्क में और रोड साइड, जब हम पार्क में देखते हैं तो लिविंग थिंग्स हमको क्या मिलती है, पेड़ पौधे, है ना। वहां पे कोई कुत्ता दिखता है, कोई बिल्ली दिखती है, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई लोग बैठे हुए हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे लिविंग बीइंग है। नॉन लिविंग क्या है, यहाँ पे जो वहां पे मिट्टी है, जो सॉइल है वो नॉन लिविंग है, जो एयर है वो नॉन लिविंग है, जो सोलर एनर्जी आ रही है वो क्या है, नॉन लिविंग है। समझ में आ गया। अगर वहां आसपास कोई माउंटेन है तो नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले पार्क का लिख दो। पार्क में आपने क्या देखा, ट्रीज देखे, ग्रास देखे, बर्ड्स देखे, वॉर्म्स, कीड़े, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स, ये सब लिविंग बींग है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या है, जैसे मिट्टी हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, हीट हो गया। अब यहां देखो रोड साइड, रोड साइड आपको क्या दिखाई देंगे, पेड़ पौधे दिखाई देंगे लिविंग बीइंग में, कोई कैटल, कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली कोई दिखाई दे सकता है, इंसान दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे लिविंग बीइंग, प्लांट्स, ट्रीज, कैटल, डॉग्स, बर्ड्स। और नॉन लिविंग थिंग सनलाइट हो गया, डस्ट हो गया, व्हीकल जो आ रहे हैं वहां पे, जो गाड़ी आ रही है बार बार, वो भी नॉन लिविंग है, हीट, एयर। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अगर आप देखो किसी ग्रीनरी वाली जगह पे जाते हो तो वहां पे एयर क्वालिटी अच्छी होती है ना, पोल्यूशन नहीं होता, ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रोड साइड की बात करें तो थोड़ा पोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि जहां बार बार गाड़ियां आएंगी वहां पे धुआं वगैरह बहुत होगा। तो आंसर लिखेंगे द पार्क हैज गुड डाइवर्सिटी एंड फ्रेश एयर, डाइवर्सिटी होगी और फ्रेश एयर होगी। वाइल द रोड साइड हैज लेस वेजिटेशन, वहां पे वेजिटेशन, पेड़ पौधे कम होंगे और ज्यादा पोल्यूशन होगा। Human made ecosystem like agricultural fields are necessary but they must be sustainable. Comment on the statement। ये कह रहा है भाई आज का इंसान क्रॉप उगाता है, गेहूं उगाता है, चावल उगाता है, ठीक है, वो अच्छी चीज है, नेसेसरी भी है, लेकिन वो सस्टेनेबल होने चाहिए। इस वाली बात को बताओ। देखो इंसान फसल उगा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज का इंसान कर क्या रहा है भाई साहब, पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है, केमिकल्स का यूज कर रहा है, इतने ज्यादा केमिकल्स, वो जो पेस्ट को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए कर रहा है, वो तो मर जाते हैं, लेकिन यही खाना हमारे पेट में जाता है और तरह तरह की बीमारियां करता है। तो इसके बजाय हमको क्या करना चाहिए, जो नेचुरल मैन्योर है उसका यूज करना चाहिए, केमिकल फ्री चीजों का यूज करना चाहिए, जिससे फसल भी अच्छी होगी और हमारी जो सॉइल है उसकी भी फर्टिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर सकते हैं, घर में भी कंपोस्ट बना सकते हैं, केले के छिलके हो गए, पत्तियां हो गई, आलू के छिलके, इस तरह से। तो आंसर में लिखेंगे एक्सेस यूज पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स इन सॉइल विल हार्म द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर हम ज्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज करेंगे सॉइल में तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी और इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा। टू मेक द फार्मिंग सस्टेनेबल, फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए फार्मर शुड यूज नेचुरल मैन्योर्स। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, नेचुरल मैन्योर का यूज करना चाहिए, काउ डंग है ना, गोबर वगैरह, और इस तरह से मैन्योर बनाना चाहिए। रोटेट क्रॉप्स, यानी इस साल जो क्रॉप उगाई अगले साल कोई दूसरी उगा लो, क्रॉप को रोटेशन, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स को अवॉइड करना चाहिए। इफ द इंडियन हेयर पॉपुलेशन ड्रॉप बिकॉज ऑफ अ डिसीज, अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रखा है, ये कह रहा है अगर इसमें से खरगोश की पॉपुलेशन कम होने लगे किसी बीमारी की वजह से तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इसका क्या असर पड़ेगा। अब देखो भाई, खरगोश क्या खाता है, घास खाता है, तो घास की तो मौज आ जाएंगी, इसका मतलब घास ज्यादा उगने लगेगी। लेकिन खरगोश को कौन खाता है, फॉक्स या ईगल, इनका थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि इनका जो खाना है हेयर वो कम हो गया।
तो यानी कि जो ग्रास है वो बढ़ने लग जाएगी और फॉक्स की पॉपुलेशन पे और ईगल की पॉपुलेशन पे थोड़ा बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि उनका जो खाना है वो कम हो रहा है। तो आंसर में बस आप ये लिखेंगे, इफ द इंडियन हेयर पॉपुलेशन डिक्रीजेस विच इज द प्रे ऑफ एनिमल्स लाइक फॉक्सेस एंड ईगल्स, अगर जो खरगोश की पॉपुलेशन कम हो जाएगी जो कि फॉक्सेस का और ईगल्स का खाना है, तो फॉक्स को और ईगल को भी क्या मिलेगा, लेस फूड मिलेगा एंड मे आल्सो डिक्रीज इन नंबर, उनकी जो संख्या है वो कम हो सकती है। एंड इन एब्सेंस ऑफ हेयर, जब खरगोश नहीं होगा, ग्रास विल ग्रो मोर, क्योंकि उस घास को खाने वाला कोई नहीं तो घास खूब उगेगी। दिस अपसेट द बैलेंस ऑफ द फूड वेब, जो फूड सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, फूड वेब है, वो पूरा का पूरा सिस्टम अपसेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज बाय, डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को कौन डिकम्पोज करता है, लायन, डिकम्पोजर्स या हेयर। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।